हाल ही में उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है। खजान दास जी को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। बहुत दो बार अब लगातार यहां से जीते हैं, एक लगातार विधायक बन चुके हैं। जो नकल माफिया है उनको सरकार ने गिरफ्त में लिया है। 100 ऐसे नकल माफिया। मदरसा बोर्ड ही बंद कर दोगे तो जो मदरसे में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। सरकारें और भी राज्यों में हैं, वहाँ पर ऐसे कठोरता से ऐसे कानून नहीं आ पा रहे हैं। यूजीसी का इम्प्लीमेंटेशन भी कुछ राज्यों में नहीं हो पाया है। लव जिहाद पे तो बहुत सारे राज्यों में कानून नहीं बन पाए हैं। विकसित भारत में को लेकर उत्तराखंड का कितना योगदान हो सकता है? हाल ही में उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है और कुछ नए चेहरों को मौका मिला है। भले ही वो लोग पहले से काम कर रहे थे, लेकिन धामी सरकार में ऐसे लोगों को एक बार फिर से मौका मिला है। उनपे एक बड़ा नाम जो सामने आ रहा है, खजान दास जी को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। बहुत सारे पोर्टफोलियो, बड़े विभाग इनको आपको मिले हैं और जिस तरीके से आपका काम रहा है, राजपुर रोड को जिस तरीके से आपने चमकाने का काम करा है और 2 बार आप लगातार यहाँ से जीते हैं, एक बार आप किसी और सीट से भी जीत चुके हैं, तो 3 बार आप लगातार विधायक बन चुके हैं। तो आपकी प्रतिबद्धता ये दिखाती है कि किस तरीके से आपने राजपुर रोड को, जो ये विधानसभा है, देहरादून की एक लोकप्रिय विधानसभा के रूप में आपने इसमें लाके खड़ा करा है। और जो आपके पास में अभी समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, भाषा विभाग की आपके पास बड़ी जिम्मेवारी है। जिस तरीके से सर आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, पहले भी आप समाज कल्याण विभाग के मंत्री रहे, दोबारा से आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? क्योंकि सरकार के पास ज़्यादा समय नहीं है इस कार्यकाल में, आपके पास में जो समय बचा है, क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा केंद्रीय नेतृत्व का और अपने प्रदेश नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है और जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है उसमें खरा उतरने की मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि समाज कल्याण विभाग एक आम जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है, जनता से सीधे सीधे जुड़ा हुआ विभाग है और इस विभाग का थोड़ा बहुत मुझे पुराना अनुभव भी है, क्योंकि एज ए 1 साल तक मैंने राज्य मंत्री के रूप में इसमें काम किया है। किंतु तब और अब में काफ़ी अंतर आया है और अभी मैंने समाज कल्याण विभाग की बैठक भी ली थी, विभागीय बैठक, और जिसमें मुझे काफ़ी जानकारी नई मिली है और हम चाह रहे हैं कि समाज के प्रति जो अंतिम छोर का व्यक्ति, जिसके हमेशा हम बातचीत करते हैं और इसका हमारा लक्ष्य भी है कि उसको प्रथम पंक्ति में कैसा खड़ा करें, ये मेरा ध्येय होगा। और मैं अपने संगठन और सरकार के तहत जो भी निर्णय ले जाएंगे वो जनहित के होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। सर, उत्तराखंड की स्थापना को 25 साल का समय हो गया है और इस 25 साल में उत्तराखंड ने बहुत बुरा दौर भी देखा और अच्छा दौर भी देखा, त्रासदी भी देखी, बड़े बड़े घोटाले देखे। तो 25 साल का जो कार्यकाल रहा है, तमाम सरकारें बनी, आपकी भी बनी, कांग्रेस की भी बनी, 25 साल में उत्तराखंड कहाँ पहुँचा है और आगे का भविष्य का अगर उत्तराखंड की बात करें तो उसका क्या सपना है, क्या रोड मैप है? देखिए, 25 साल की अगर हम बात करते हैं, 25 साल में उत्तराखंड में काफ़ी डेवलप किया है, विशेषकर सड़कों के मामले में भी। और ये देवभूमि है और जहाँ पर माँ यमुना, माँ गंगा की धारा बहती है, भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ यहाँ पर है, हेमकुंड साहिब है यहाँ पर है, हरि का हरिद्वार यहाँ पर है। और हमारी जो आबादी है, उत्तराखंड के प्रदेश की आबादी अगर हम बात करते हैं तो 1.25 करोड़ के लगभग है। और इसके निमित्त जो विकास के कार्य जो हमने, चाहे किसी भी की सरकार रही हो, सब ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की है, किंतु पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार जो काम कर रही है, मैं इसकी सराहना करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि कुछ कार्य प्रदेश हित में उन्होंने अच्छे कानून बनाए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, भूतो न भविष्य,
ऐसा लगता था जब इसकी घोषणा 2022 में की गई तो हम लोग भी अचंभित हो गए कि हम इसको धरातल में उतार पाएंगे कि नहीं। किंतु जब समान नागरिकता कानून लागू हुआ तो पूरे देश ने इसकी सराहना संसद के अंदर की और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने संसद के अंदर बोला और ये एक प्रथम राज्य भारत का उत्तराखंड बन गया है जिसने समान नागरिकता कानून को लागू किया है। दूसरी बात, जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा था उसको भी मजबूती देने का काम, उसको कानून लाने का काम ये अगर किया है तो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। नकल विरोधी कानून आपने देखा होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक बालक जो गांव का सीधा साधा अपने गांव के स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करता था और वो ज़्यादा दूर का भी नहीं है, केम्प्टी फॉल है उसके पास का गांव है, और उसके पिताजी एक 4th क्लास की नौकरी नगर पंचायत में करते थे। वो व्यक्ति आज जब नकल विरोधी कानून लागू हुआ तो बिना खर्ची और बिना पर्ची के आज उसने पीसीएस परीक्षा पास की और आज एसडीएम बन गया है। अब नकल कानून की बात कर रहे हैं कि बड़ा कानून बनाया गया है, जो नकल माफिया है उनको सरकार ने गिरफ्त में लिया है। 100 ऐसे नकल माफिया गिरफ्तार करें, ये बड़ी उपलब्धि है। आए दिन पेपर लीक होते थे उत्तराखंड में, बच्चे प्रोटेस्ट करते थे। अब बच्चे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, युवा सड़कों पर नहीं उतर रहे, क्या कहें? विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि नकल विरोधी कानून बनाया और जो नकल करवाने जो गिरोह था वो आपने कहा है कि 100 से अधिक लोग जेल के अंदर गए, जेल के सलाखों के पीछे गए। और इसके लिए अभी जो एक मामला भी सामने आया था कि नकल हो रही है, वो नकल नहीं थी, वो 11 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन को लेकर के किसी व्यक्ति ने बाकायदा फोटो खींच करके और उसको वायरल किया। पहले एक के पास भेजा, फिर दूसरे व्यक्ति के पास भेजा। तो इसको नकल नहीं कहा जा सकता। हाँ, पेपर लीक वाला जो मामला हुआ, पेपर अगर लीक होता तो सारा पेपर लीक होता, 100 सवाल होते हैं उसमें, किंतु ऐसा नहीं था। किंतु फिर भी माननीय मुख्यमंत्री ने छात्रों के हित को देखते हुए वो परीक्षा भी निरस्त की और जो छात्रों की मांग थी उनको बीच में जाकर के उन्होंने उस मांग को पूरा किया और सीबीआई जांच बिठाने की बात की गई, उसका ऐलान किया और आज सीबीआई जांच हो रही है। तो 12,000 एकड़ जिस भूमि पर अतिक्रमण था, ऐसी भूमि को मुक्त कराया गया। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और उत्तराखंड में भी आपकी सरकार कर रही है, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं। लेकिन एक आरोप आप पे लगाया जाता है कि आप एक वर्ग विशेष को, एक धर्म विशेष को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उत्तराखंड से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषकर ऐसा कुछ नहीं है। मैं विशेषकर इसका खंडन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हरी पीली चद्दर को लेकर के किसी भी लैंड पे गाड़ दिया था और उस पर अतिक्रमण करने की कोशिश की, चाहे वो मंजारे हों चाहे मंदिर हो, इस तरह से ये होने वाला नहीं उत्तराखंड में, चाहे किसी भी वर्ग का क्यों न व्यक्ति हो। इसलिए ये कानून बनाया गया और उस 12,000 एकड़ जमीन को मुक्त करवाया। ये अगर कोई कर सकता है, इस तरह से अगर कठोर निर्णय कोई ले सकता है तो पुष्कर सिंह धामी जी कर सकते हैं। बिहार में भी सर बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे पूर्ण रूप से शराबबंदी है। यहाँ से भी खबरें आती है कि उत्तराखंड चूँकि देवभूमि है, यहाँ पे भी पूर्ण रूप से शराबबंदी हो। क्या आपकी कैबिनेट कभी इस पर फैसला लेगी या रेवेन्यू के चक्कर में शराबबंदी रोकी नहीं हो पाएगी कभी? देखिए, मैं विशेषकर इस विषय को कहना चाहूँगा कि हमारा जो राजस्व है, हमारा खनन है, हमारा शराब भी है, इसको लेकर के राजस्व भी आता है और अन्य भी संसाधन है, पर्यटन को लेकर के भी। किंतु जो यहाँ पर आज की डेट में जो खर्चे हो रहे हैं उसको लेकर के भी हम सबको चिंता करनी है। और ये निर्णय हम जो देव स्थल है वहाँ पर प्रतिबंध कर रहे हैं और किया भी है। चाहे आप यमुनोत्री जाइए, गंगोत्री जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, यहाँ पर ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। किंतु राजस्व को बढ़ाने के लिए अभी इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी और जो जनता चाहेगी वो जनता के तहत फैसले लिए जाएंगे। सर, मदरसा बोर्ड आप क्यों बंद कर रहे हो? साफ तौर पर
मदरसा किसी एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ है और लोग कहते हैं कि मदरसे में अच्छी तालीम दी जाती है, आप मदरसा बोर्ड ही बंद कर दोगे तो जो मदरसे में पढ़ रहे हैं बच्चे उनका तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। देखिए, मदरसा बोर्ड बंद नहीं हुआ है, 452 मदरसे पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं इस समय, किंतु उन मदरसों को बंद किया है जो अवैध तरीके से काम कर रहे थे, उसकी दूसरी ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको आतंकी बनाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे मदरसों को अपने बंद करने का काम किया है। यदि किसी ने किया है वो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। सर, यूसीसी पर सबसे पहला कानून आप लोग लेकर आए, लव जिहाद पर भी कठोर कानून उत्तराखंड में है, बाकी बीजेपी की सरकारें और भी राज्यों में हैं, वहाँ पर ऐसे कठोरता से ऐसे कानून नहीं आ पा रहे हैं, यूजीसी का इम्प्लीमेंटेशन भी कुछ राज्यों में नहीं हो पाया है, लव जिहाद पर तो बहुत सारे राज्यों में कानून नहीं बन पाए हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस कानून को लागू करने की बात की तो यहाँ पे पता तक नहीं रहा और इसका असर पूरे देश में पड़ा और आज गुजरात दूसरा राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जाना जाएगा, क्योंकि वहाँ की विधानसभा ने इसको पारित किया है और वो वहाँ पे भी कानून बन जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए एक मैसेज देने का, जब गंगा बहती है गंगोत्री से तो पूरे देश को सिंचित करती है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी सराहना की और माननीय गृह मंत्री जी ने भी उसकी सराहना की और मैं चाहता हूँ कि ये कानून बहुत ही अच्छा है और वो भी संविधान के दायरे पे रह करके, जो संविधान में लिखा, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो उस समय संविधान बनाया, एक संविधान कमेटी ने जो संविधान को तैयार किया, उसके अनुच्छेद में ये व्यवस्था थी और इस व्यवस्था को लागू करने की आज अगर किसी ने बात की तो पुष्कर सिंह धामी जी ने। सर, आखिरी दो सवाल, आप राजपुर रोड से विधायक हैं, अभी हाल ही में देखा कि आपके इलाके में लगातार मर्डर का सिलसिला हुआ, अभी भी हाल ही में एक सेना से जुड़े व्यक्ति का मर्डर हुआ है, क्राइम आपके इलाके में बड़ा है कुछ दिनों में, तो उसको लेकर आपने कुछ विभागों से बात करी, पुलिस से बात करी, क्योंकि आपका जो इलाका है राजपुर रोड बहुत पॉश इलाका है, क्या बोले? देखिए, जो भी घटनाक्रम हुआ है ये दुखद है, चिंताजनक है और इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ और जिन्होंने इसको किया है वो लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। और अभी जो परसों ही हाल ही में जो बहुत ही बड़ी दुखद घटना घटी है उसकी मैं निंदा करता हूँ और जितनी भी निंदा इसकी की जाए वो कम ही कम है। और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तर बैठक की है और कानून कोई अपने हाथ में न ले और कानून के तहत कार्य हो और जिन लोगों ने भी किया वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और जो छूटे हुए लोग हैं उनको भी जल्दी से जल्दी जेल की सलाखों के पीछे में डालेंगे, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ जो हमारी परंपरा है वो बनी रहनी चाहिए, किंतु कुछ बाहरी तत्व यहाँ पर इस तरह की वारदात देने को जो आते हैं और करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आखिरी सवाल, बार बार विकसित भारत की बात हो रही है, सरकार बड़े कार्यक्रम कर रही है, विकसित भारत में को लेकर उत्तराखंड का कितना योगदान हो सकता है? आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं 2047 तक आप उत्तराखंड को कहाँ देखते हैं ताकि भारत का जो विकास की हम बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो सपना पूरा हो सके? देखिए, मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देवभूमि में आए और देवभूमि से उनका विशेषकर लगाव है और जब वो केदारनाथ जी की धरती पे गए और बाबा की धरती से जब उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का होगा और इसके निमित्त ये कार्य भी हो रहे हैं, स्वीकृतियाँ भी मिल रही है। आज मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर कि हम अपने ही राज्य में जब रुड़की के लिए जाते थे या आते थे वहाँ से 2 घंटे लगते थे, किंतु आज पौने घंटे में व्यक्ति वहाँ पर जा सकता है, पौने घंटे में वहाँ से आ सकता है। हरिद्वार के लिए मैं स्वयं अपना उदाहरण देता हूँ कि जब हम बस में बैठ करके हरिद्वार के लिए जाते थे तो प्रिंस चौक से बैठते थे गाड़ी पे, तो वहाँ जाने के लिए 2 घंटे लगते थे और आज हम 45 मिनट में पतंजलि पीठ में पहुँच रहे हैं। तो ये क्या कम विकास है? आज चारों तरफ ऑल वेदर रोड बन रही है और सड़कों का जाल बिछ रहा है उत्तराखंड में। आज करीबन 2000 करोड़ की सड़कें स्वीकृत की है और इसलिए विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत जो सपना है नरेंद्र मोदी जी का कि 2047 तक भारत विकसित होगा और उस सपने को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा योगदान उत्तराखंड का भी होगा, ये मैं विशेषकर कहना चाहूँगा। जी मंत्री जी, आपने लंबी बातचीत करी और आपका जो हम काम देखते हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति और 24/7 एक्टिव रहते हैं।
और बड़ी बात है उत्तराखंड में जिस तरीके से पलायन की हम खबरें सुना करते थे, जिस तरीके से सरकार ने सेल्फी विद विलेज जैसे मूवमेंट चलाए, जहां अवैध अतिक्रमण की बात आई, जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपना रही है, क्राइम को लेकर भी सरकार लगातार स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। तो लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में जब भी नाम आता है तो पुष्कर सिंह धामी जी की रैंकिंग, उनकी रेटिंग बहुत ऊपर रहती है और जो उनकी कैबिनेट है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जहाँ हम देखते थे पलायन हो रहा है, उत्तराखंड के लोग दिल्ली महानगरों में आ रहे हैं, वो सिलसिला धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और उत्तराखंड को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए, विकसित भारत में उसका योगदान देने के लिए आप तमाम कोशिश कर रहे हैं। आपने हमसे बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।